नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन है? एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन है? तो सबसे छोटा जो देश है वो मालदीव है। एशिया में ऑप्शन ए हो जाएगा। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो देश है वो मालदीव है। क्लियर हो गया होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। राज्य के कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है, जबकि वास्तविक शक्ति जो होता है वो मुख्यमंत्री के पास होता है। जबकि वास्तविक प्रधान कौन होता है? वो मुख्यमंत्री होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रामक रोग ग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा झंडा होता है। संक्रामक रोग ग्रस्त लोगों को ले जाने वाला जो वाहन होता है उस वाहन पर जो लगा हुआ झंडा होता है किसका होता है? तो पीला झंडा होता है दोस्तों। कैसा झंडा होता है? पीला झंडा होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, पीला झंडा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव एवं अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित बलांग के समय में कितने घंटे का अंतर होता है? देखिए, गुजरात का जो सबसे पश्चिमी गांव है और अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे पूर्वी छोर है, उस दोनों के बीच में जो समय का अंतर होता है कितने घंटे का होता है? तो 2 घंटे का अंतर होता है। कितने घंटे का अंतर होता है? 2 घंटे का अंतर होता है। ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा ताकि जो भी एग्जामिनेशन दे आपको सफलता जरूर प्राप्त होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 घंटा हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात का जो तटीय रेखा है वो सबसे लंबी है, जबकि सबसे छोटा जो है तटीय रेखा वो गोवा का है। सबसे छोटा जो तटीय रेखा किसका है? गोवा का है। और सबसे बड़ी जो तटीय रेखा है, लंबी तटीय रेखा वाला राज्य, वो गुजरात है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अनायमुड़ी है। कौन है? अनायमुड़ी होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनायमुड़ी होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय उपमहाद्वीप जो है मूलतः किस भूखंड का भाग है? तो गोंडवाना लैंड का भाग है दोस्तों। किसका है? गोंडवाना लैंड का भाग है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर? तो भारतीय उपमहाद्वीप जो मूलतः जो है वो गोंडवाना लैंड का भूखंड है। किसका है? गोंडवाना लैंड का भूखंड है। याद रखिएगा, यही सब क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटीय सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है। सर्वाधिक जो तटीय अपर्दन होता है वो लहरों द्वारा होता है। अर्थात तट के किनारे जितने भी शहर बसे होते हैं उसका जो अपर्दन होता है, अर्थात वो जो कटता है, किस कारण से कटता है? जो लहर उठता है समुद्र में उसके कारण से जो है अपर्दन होता है। तो क्या हो जाएगा? लहर हो जाएगा। ऑप्शन लहरें हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य तटीय रेखा से लगे हैं? भारत में कितने राज्य तटीय रेखा से लगे हुए हैं? तो भारत में जो है 9 राज्य तटीय रेखा से लगे हुए हैं। भारत में कितने राज्य तटीय रेखा से लगा हुआ है? 9 राज्य लगा हुआ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 9 राज्य। क्लियर? जैसे पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, आपका केरल है, कर्नाटका है, ये सब जो आपका गुजरात हो गया, मुंबई हो गया, गोवा हो गया,
इस सभी जो है तटीय रेखा के समीप है। तो तटीय रेखा के समीप कितने राज्य है? तटीय रेखा से कितने राज्य लगे हुए हैं? तो 9 राज्य लगे हुए हैं। तटीय रेखा से कितने राज्य लगे हुए हैं? 9 राज्य। तो 9 राज्य कौन कौन है? जैसे तटीय रेखा में पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, उसके बाद कर्नाटक हो गया। कितना राज्य हो गया? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। ये 9 राज्य जो है तटीय रेखा से सटा हुआ है। कौन कौन बताए हम? गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। ये 9 राज्य जो है तटीय रेखा से सटे हुए हैं, जिसमें से सर्वाधिक तटीय रेखा वाला जो राज्य है, लंबी राज्य जो है वो गुजरात का है, और सबसे छोटा जो तटीय रेखा है वो गोवा का है। क्लियर हो गया होगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि कौन सा राज्य है जो कि तटीय रेखा के समीप नहीं है, ऐसा भी ऑप्शन बना लेता है। इसलिए 9 राज्य हम बता दिए हैं। कौन कौन? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य जो है तटीय रेखा से समीप है, सटा हुआ है। क्लियर? जिसमें सबसे छोटा जो है गोवा का राज्य है तटीय रेखा, और सबसे बड़ा जो तटीय रेखा है वो गुजरात का है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर एवं हिंद महासागर से मिलती है। देखिए, भारत का वह स्थान का नाम बताना है जहां पर बंगाल की खाड़ी, देखिए बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, ये तीनों जो है मिलन होता है। तो तीनों का जो मिलन स्थल है वह कन्याकुमारी है। तीनों का जो मिलन स्थल है उसको कन्याकुमारी बोलते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक स्थित है। ये सर्वोच्च शिखर जो सैंडल पीक है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर है, जो कि कहाँ पर है? ये उत्तरी अंडमान में पड़ता है। ये कहाँ पर पड़ता है? उत्तरी अंडमान में पड़ता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? सैंडल पीक कहाँ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैंडल पीक ये उत्तरी अंडमान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? ये जो पर्वत श्रेणियां है उसका जो चोटी है उसका सही क्रम पूछा जा रहा है कि उत्तर से जब हम दक्षिण की ओर बढ़ेंगे, अर्थात जो है हम लोग जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक बढ़ेंगे। तो जम्मू कश्मीर उत्तर में पड़ता है, कन्याकुमारी दक्षिण में पड़ता है। अर्थात हम लोग को उत्तर से दक्षिण की ओर जब जाएंगे तो कौन कौन सा पर्वत श्रेणी मिलेगा? तो पहला जो है मिलेगा आपको नल्ला मलाई मिलेगा। पहला कौन मिलेगा? नल्ला मलाई मिलेगा। उसके बाद जवादी मिलता है। उसके बाद क्या मिलता है? जवादी मिलता है। जवादी के बाद नीलगिरी की पहाड़ी मिलता है, और नीलगिरी के बाद जो है एकदम दक्षिण में जाइएगा तो अन्ना मलाई मिलता है। क्लियर? तो पहले कौन मिलेगा? नल्ला मलाई, उसके बाद जवादी मिलेगा, उसके बाद नीलगिरी मिलेगा, उसके बाद अन्ना मलाई मिलेगा। क्लियर? तो ऑप्शन किस में देख रहे हैं? ऑप्शन बी में देख रहे हैं कि नल्ला मलाई, जवादी, ये जवादी है, जवादी कर लीजिएगा इसको, जवादी, ये जवादी पर्वत श्रेणी है। नल्ला मलाई, जवादी, नीलगिरी और अन्नामलाई, इस तरह से आप उत्तर से दक्षिण की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो ये पर्वत श्रेणियां मिलेगा। क्लियर? तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है।
किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन भी पूछता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति होता है या निर्वाचित होता है, तो नियुक्ति होता है, ध्यान में रखिएगा, राज्यपाल इसका नियुक्ति करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से हटा करके संवर्धित सूची में शामिल किया गया है? शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से हटा करके संवर्धित सूची में डाल दिया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में आया था, इसी में 42वां संविधान संशोधन के तहत 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है 1976 में क्या किया? शिक्षा को राज्य सूची से हटा करके संवर्धित सूची में डाल दिया गया है। क्लियर। इसी समय जो है 42वां संविधान संशोधन में क्या किया था? धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा था, अखंडता जोड़ा था, समाजवादी जोड़ा था, ये 3 शब्द जोड़ा था, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू का शैथिल रोग, आलू का शैथिल रोग किस प्रकार का रोग है? आलू का जो शैथिल रोग होता है वह किस प्रकार का रोग है? तो वह जो रोग है आलू का शैथिल रोग, वह जीवाणु जनित रोग होता है। वो कैसा रोग है? जीवाणु जनित रोग होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, जीवाणु जनित रोग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक नलकूप एवं पंप सेट तमिलनाडु में कितने प्रतिशत उपयोग किए जाते हैं? देखिए, देश में जो सर्वाधिक नलकूप एवं पंप सेट का जो इस्तेमाल होता है वो तमिलनाडु में होता है, यह ध्यान रखिएगा। देश में सर्वाधिक नलकूप एवं पंप सेट का इस्तेमाल कहाँ होता है? तमिलनाडु में। तो कहता है कि तमिलनाडु में कितना प्रतिशत उपयोग किया जाता है? तो 18% उपयोग किया जाता है दोस्तों। क्या, कितना प्रतिशत? 18% सिंचाई जो होता है वो नलकूप एवं पंप सेट से होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 18% हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर। तो देश में सर्वाधिक नलकूप जो पंप सेट का इस्तेमाल होता है तमिलनाडु में होता है, जो कि 18% होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारण सिंचाई नहर एवं त्रिवेणी नहर किस नदी से जल प्राप्त करते हैं? सारण सिंचाई नहर एवं त्रिवेणी नहर जो है किस नदी से जल प्राप्त करते हैं? तो ये गंडक नदी से जल प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? गंडक नदी से। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था? प्रसिद्ध शहनाई वादक जो थे बिस्मिल्लाह खान, उसका जन्म जो हुआ था बक्सर के डुमराव गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? डुमराव गांव। एकदम ध्यान रखिएगा, यही सब क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको जो है एग्जामिनेशन में आपको सफलता दिलाने के काम करता है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जो है ये सब क्वेश्चन जो है नहीं जानने का प्रयास करता है। तो प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का जन्म बक्सर के, ऑप्शन ए हो जाएगा, बक्सर के डुमराव गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? डुमराव गांव में हुआ था। क्लियर। तो जन्म जो हुआ था 21 मार्च 1916 ईस्वी को हुआ था। जन्म कब हुआ था? 21 मार्च 1916 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु जो हो गया था 21 अगस्त 2006 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 21 अगस्त 2006 ईस्वी को हो गया था। 21 मार्च 1916 ईस्वी को जन्म हुआ था डुमराव में और मृत्यु जो हो गया था 21 अगस्त 2006 में हो गया था। क्लियर हो गया होगा। बिस्मिल्लाह खान को जो भारत रत्न दिया गया था वो 2001 ईस्वी में दिया गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न दिया गया वो 2001 ईस्वी में भारत रत्न से नवाजा गया है। क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो भी क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान में रखिएगा। एक एक क्वेश्चन जो है आपको एग्जामिनेशन की सफलता दिलाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना कब हुआ? आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था आरबीआई का अपना स्थापना। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शबाक कहाँ का गुप्तचर संस्था है? शबाक जो है कहाँ का गुप्तचर संस्था है? तो शबाक जो है ईरान का गुप्तचर संस्था है। कहाँ का है? शबाक जो है ईरान का गुप्तचर संस्था है। क्यों यह क्वेश्चन आया है? क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच में जो है अभी कन्फ्लिक्ट चलने वाला है, जो कि कन्फ्लिक्ट चालू हो चुका है, इसीलिए ये सभी क्वेश्चंस जो है आपके सामने
बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर। तो सोबाक जो है कहाँ का गुप्तचर संस्था है, ईरान का है। क्लियर। जबकि मोसाद जो है वो इजराइल का गुप्तचर संस्था है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार कहाँ स्टमक क्लिनिक की शुरुआत किया जा रहा है? बिहार में पहली बार जो है कहाँ पर स्टमक क्लिनिक की शुरुआत किया जा रहा है? तो IGIMS में, पटना में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? IGIMS पटना में किया जा रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, IGIMS पटना। क्लियर। इसी में जो है स्टमक क्लिनिक की शुरुआत किया जा रहा है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल विद्रोह। देखिए भोपाल विद्रोह लिख दिया, ये गलती है, मोपला विद्रोह होगा। ये मोपला विद्रोह कर लीजिएगा आप लोग। मोपला विद्रोह 1921 में किसके शासनकाल में हुआ था? देखिए शासनकाल पूछ लिया है। ये सभी क्वेश्चंस जो है बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है बदल बदल के पूछता है। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। केरल में कहाँ हुआ था? तो मालाबार तट में हुआ था। क्लियर। तो मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था। मोपला विद्रोह के जो समय शासनकाल था वो रीडिंग का था। किसका था? रीडिंग का था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। तो इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर हो गया होगा। मोपला विद्रोह जो 1921 ईस्वी में रीडिंग के कार्यकाल में हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार हो सकती है? अंतर्राज्यीय परिषद का जो बैठक होता है वर्ष में कितनी बार हो सकती है? 3 बार बैठक हो सकती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। पहली बार जो बैठक हुआ था 10 अक्टूबर 1990 ईस्वी में हुआ था। अंतर्राज्यीय परिषद की जो पहली बार बैठक हुआ था वो 10 अक्टूबर 1990 ईस्वी को बैठा हुआ था। कब बैठा था? 10 अक्टूबर 1990 ईस्वी को। क्लियर, याद रखिएगा। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक जो है वर्ष में 3 बार हो सकती है। क्लियर। पहली बार जो बैठक हुआ था अंतर्राज्यीय परिषद का वो 10 अक्टूबर 1990 ईस्वी को हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो वित्त आयोग का जो गठन किया गया है संविधान का अनुच्छेद 280 में किया गया है। किसमें किया गया है? 280 में जो है वित्त आयोग का गठन किया गया है। क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, बार बार जो है वित्त आयोग से क्वेश्चन आता है। अभी जैसे 16वां वित्त आयोग का गठन हुआ है, 16वां वित्त आयोग का जो गठन हुआ है जिसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। क्लियर। और 15वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन था? NK सिंह था। और प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष जो था वो KC नियोगी था। एकदम ध्यान में रखिएगा। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया है। ध्यान में रखिएगा। और वित्त आयोग का जो गठन होता है अनुच्छेद 280 के तहत होता है। क्लियर। कौन करता है वित्त आयोग का गठन? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष अभियान किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष अभियान जो है वो किससे संबंधित है? टीकाकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? टीकाकरण से संबंधित है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब एक एक करके कथन हम देखेंगे और सत्य की पहचान करेंगे। पहला है कि नील विद्रोह का नेता तिरुत सिंह थे। बिल्कुल, नील विद्रोह का जो नेता थे वो तिरुत सिंह थे। यह बिल्कुल सही है। दूसरा है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। बिल्कुल, नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो अरविंद पनगड़िया थे। जबकि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ये भी ध्यान में रखिएगा। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो अरविंद पनगड़िया थे, जो कि अभी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है अरविंद पनगड़िया को। क्लियर हो गया होगा। तीसरा है,
बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना यूएसएसआर के सहयोग से हुआ था। यह बिल्कुल सत्य है कि बोकारो स्टील प्लांट का जो स्थापना हुआ था वो यूएसएसआर के सहयोग से हुआ था। क्लियर? ये तीनों ऑप्शन सत्य है, उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉन समाचार पत्र। डॉन समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल क्या है? डॉन समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल जो है वो कराची से होता है। डॉन समाचार का पत्र का प्रकाशन स्थल कहाँ से होता है? कराची से होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरब देश का निवासी। अरब देश का निवासी अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? अरब देश का निवासी जो थे अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इंद्र तृतीय के शासनकाल में आया था दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि अरब देश का जो निवासी था अल मसूदी वह किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इंद्र तृतीय के शासनकाल में आया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ। मिताक्षरा जो है हिंदू विधि ग्रंथ के लेखक कौन है? तो मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ के लेखक विज्ञानेश्वर है। कौन है? विज्ञानेश्वर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा विज्ञानेश्वर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी का सैन्य अभियान। शिवाजी का सैन्य अभियान कर्नाटक के विरुद्ध कब हुआ था? शिवाजी का जो सैन्य अभियान हुआ था वो कर्नाटक के विरुद्ध कब हुआ था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। तो 1676 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1676 ईस्वी में हुआ था। क्लियर? तो शिवाजी का जो सैन्य अभियान हुआ था कर्नाटक के विरुद्ध वो 1676 में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? जबकि 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म हुआ था, पुणे के शिवनेर दुर्ग में हुआ था। जबकि यह राज्याभिषेक जो करवाए थे 1674 ईस्वी में रायगढ़ में करवाया था। रायगढ़ जबकि राजधानी थी शिवाजी का। क्लियर? रायगढ़ कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। शिवाजी की मृत्यु कब हो गया? 1680 ईस्वी में। ध्यान में रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी की जीवनी किस पुस्तक में लिखी गई है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। शिवाजी का जो जीवनी है वह किस पुस्तक में लिखी गई है? तो पुस्तक का नाम था बखर। पुस्तक का नाम क्या था? बखर था। इसी में सारा परिचय मिलता है कि शिवाजी का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, कब कब युद्ध किए। क्लियर? तो शिवाजी का जीवनी किस पुस्तक में लिखा गया है? बखर नाम के पुस्तक में। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? औरंगजेब जो है शिवाजी को कभी भी पराजित नहीं कर सका था। यह भी ध्यान में रखिएगा। औरंगजेब जो है शिवाजी को कभी भी पराजित नहीं कर सका था। अंत में 1679 में अर्थात 1679 में औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगा देता है तंग आकर के। जजिया कर का विरोध करने वाला एकमात्र शासक जो थे यही शिवाजी थे। क्लियर? अंत में क्या करते हैं, जब शिवाजी को औरंगजेब नहीं हरा पाता है तो अंत में औरंगजेब जो है 1679 में अर्थात 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगा देता है, जिसका विरोध एकमात्र शासक जो करते हैं वो शिवाजी ही करते हैं। क्लियर? विवश होकर के औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि भी दे देता है। विवश होकर के क्या करते हैं औरंगजेब? शिवाजी को राजा की उपाधि भी देते हैं। क्लियर हो गया होगा? तो जजिया कर को जो विरोध करने वाला शासक एकमात्र शासक थे वो शिवाजी थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जजिया कर को एकमात्र शासक जो किसने विरोध किया था? तो शिवाजी ने किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ संपन्न हुआ? 49वां जो G7 शिखर सम्मेलन 2023 हुआ था वो हिरोशिमा के जापान में हुआ था। कहाँ हुआ था? जापान के हिरोशिमा में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 में संपन्न हुआ, जो कि हिरोशिमा, जापान के हिरोशिमा में हुआ था। जबकि 50वां जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ वो इटली में हुआ था। क्लियर रखिएगा। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 में संपन्न हुआ, वो इटली में हुआ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है?
जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? जल में जो अस्थायी कठोरता होता है उसका कारण जो होता है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट घुला हुआ रहता है। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट घुला हुआ रहता है, यही कारण है कि जल की अस्थायी कठोरता बनता है। क्लियर? तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होता है। जल की जो अस्थायी कठोरता होता है किसके कारण होता है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होता है। इसको इन्हें जल से जो है अलग करने के लिए इसमें क्या करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल मिलाया जाता है। अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सा किसका इस्तेमाल करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कैल्शियम और मैग्नीशियम का घुलनशील लवण जो होता है वो घुलनशील कार्बोनेट में परिणत हो जाता है। वो घुलनशील कार्बोनेट में क्या करता है? वो परिणत हो जाता है, जिसके कारण से उसे छान कर क्या करते हैं? अलग कर लेते हैं। क्लियर हो गया होगा? तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान में आ गया होगा? और जल की जो अस्थायी कठोरता जो होता है वो किसके कारण होता है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट के कारण होता है। क्लियर हो गया होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वव्यापी। देखिए, सर्वव्यापी रक्तदाता कौन सा रक्त ग्रुप है? सर्वव्यापी अर्थात सर्वदाता इसको बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। इसको क्या क्या नाम बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता समूह और सर्वव्यापी रक्तदाता। क्लियर हो गया होगा? तो ग्रुप ओ जो होता है ये सर्वदाता रक्त ग्रुप है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग्रुप ओ हो जाएगा। ये देखिए, ऑप्शन सी में ग्रुप ओ कर लीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो सर्वव्यापी रक्तदाता कौन है? ग्रुप ओ होता है, जबकि सर्वग्राही जो होते हैं वो ए बी होता है। क्लियर? ए बी जो है ये सर्वग्राही ग्रुप है। क्लियर? तो रक्त समूह ओ जो होता है सर्वव्यापी रक्तदाता ग्रुप होता है, क्योंकि इसमें जो है एंटीजन नहीं होता है। एंटीजन नहीं होने के कारण ही यह जो होता है सर्व को सभी को दान कर सकता है। एंटीजन नहीं होने के कारण क्या करता है? यह रक्त जो है ओ वाला जो ग्रुप होता है सभी को दान कर सकता है। क्लियर? और ए बी जो होता है सर्वग्राही समूह, इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। ए बी जो होता है सर्वग्राही, वो सभी के ग्रुप को जो है ना वो मतलब ले सकता है, सभी ग्रुप से वो ब्लड ले सकता है, इसीलिए उसको सर्वग्राही कहा गया है ए बी को। क्लियर? क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। क्या होता है? ग्रुप ए बी में जो है एंटीबॉडी नहीं होता है और ग्रुप ओ में जो है एंटीजन नहीं होता है। ध्यान में रखिएगा, यही दोनों में डिफरेंस होता है। इसीलिए एंटीजन नहीं रहने के कारण ही वह सर्वदाता है, सभी को दान कर सकता है। और एंटीबॉडी रहने के कारण, एंटीबॉडी नहीं रहने के कारण ए बी क्या है? सर्वग्राही है, उसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। किसमें? ए बी में। ए बी में एंटीबॉडी नहीं होता है, यही कारण है वह सभी के खून को क्या करता है? ग्रहण करता है। और एंटीजन जो है ग्रुप ओ में नहीं होता है, यही कारण है कि वह सभी को दान कर सकता है। तो ग्रुप ओ में जो है एंटीजन नहीं होता है और ग्रुप ए बी में जो है एंटीबॉडी नहीं होता है। ये ध्यान में रखिएगा, ग्रुप ओ में एंटीजन नहीं होता है, ग्रुप ए बी में एंटीबॉडी नहीं होता है। क्लियर? तो इसी के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।